अरे सुनिए, इन्हें पहचानते हैं कि नहीं? पहचानते तो जरूर होंगे। देख लीजिए, कायदे से देख लीजिए। नाम बताने से पहले मैं आपको इनका काम बता देता हूं। ये वही मोहतरमा हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में दूसरी बार 2000 के नोट में नैनो चिप की खोज की थी। हालांकि पहली बार नैनो चिप खोजने का रिकॉर्ड अभी भी इनके नाम पर चल रहा है। और मैडम का नेविगेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि दुनिया भर के करोड़ों हिंदू टुकुर टुकुर ताकते रह गए और ये मैडम भगवान गणेश के घर तक पहुंच गई। बाकी हाथ में माइक लेने की वजह से कुछ लोग इन्हें पत्रकार भी कहते हैं, मगर इनके साथ एक तगड़ा वाला खेल हो गया है। ऐसा खेल हो गया है कि यदि इनके भीतर तनिक भी इंसानियत होगी तो शायद कल रात को इन्हें नींद नहीं आई होगी। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, आनंद लेते हुए देखते जाइए। इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक चुनाव में पहले से कमजोर स्थिति में दिख रही भारतीय जनता पार्टी को लगे नए वाले झटके की, जिसके बाद कांग्रेस वाले इतने बुलबुल हैं कि 10 सीट और बढ़ाकर 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। और फिर बात करेंगे उस कहानी की जिसमें बड़े राज छुपे हैं, जिसे केंद्र की मोदी सरकार हर एक दांव पेच चलकर छुपाना चाहती है। लेकिन कहा जाता है कि सच छुपता नहीं है, और यह सच इतना बड़ा है, इतना तगड़ा वाला है कि यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले पाए तो फिर 24 के बाद का समय उनके लिए बड़ा कठिन हो सकता है, बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने उस दबे हुए राज को खोलने का ऐलान कर दिया है। यह मुद्दा बड़ा गंभीर है और भारत की आम आदमी से जुड़ा हुआ है। अभी बता देता हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक बात को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करें। जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक वाले मसले की, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था, मगर इस बार कहानी पूरी तरह से उल्टी नजर आ रही है और खुद गोदी मीडिया भी इस बात पर मुहर लगा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। वहीं जैसे जैसे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं और कांग्रेस के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। हाल ही में आपने देखा था कि कर्नाटक में बड़े भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री समेत कई विधायकों और एमएलसी ने भाजपा छोड़ कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। यूं कह लीजिए कि पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है कर्नाटक बीजेपी में। इसी बीच कर्नाटक में जो तीसरा राजनीतिक दल है जेडीएस, उसके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष शमसुल हक ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के जो स्टेट सेक्रेटरी थे सोहेल दिलनवाज, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस का रास्ता अपना लिया है। यानी कि भगदड़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं बल्कि जेडीएस और आम आदमी पार्टी में भी मची हुई है और सभी लोग जाकर कांग्रेस में समाहित हो रहे हैं। और इसे लेकर कांग्रेस इतनी उत्साहित है कि अब तक 140 सीटें जीतने का दावा करने वाली कांग्रेस 10 सीटें जोड़ के यानी कि 150 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं एक सवाल और लगातार उठ रहा है कि छोटे मोटे चुनाव और उपचुनाव में भी सक्रियता से भाग लेने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक चुनाव से इतनी कन्नी क्यों काट रहे हैं, इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं अब तक? क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हार के बाद उसका ठीकरा स्थानीय नेताओं और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर फोड़ा जा सके? वैसे गोदी मीडिया का एक स्टंट बहुत पुराना है, जहां जीत हो वहां मोदी की तस्वीर दिखानी है और जहां हार हो जाए वहां जेपी नड्डा जी की तस्वीर को चिपकाना है। गोदी मीडिया वालों का तो गजबे खेल चलता है। वहीं कर्नाटक चुनाव में बदजुबानी का दौर भी शुरू हो गया है। किसी ने सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया है तो किसी ने पाकिस्तान और चीन का एजेंट तक बता दिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही का निर्देश पूरे देश को दे दिया है। ये एक अच्छी बात है और उम्मीद है कि कम से कम चुनाव में नफरती बयानबाजी नहीं की जाएगी। अब सबसे पहले उस महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर लेते हैं जिसका संबंध हमसे और आपसे है, यानी कि देश की आम जनता से। आप 1 रुपए का भी कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें लंबा चौड़ा टैक्स का हिस्सा होता है। बदले में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो देश के हर एक नागरिक को अलग अलग तरीके की सुविधाएं प्रदान करे। हालांकि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पर वर्तमान की सरकार जितना चूस सकती है उतना चूस रही है, मगर अलग अलग तरीकों से टैक्स के माध्यम से चूसने के बाद भी सरकार का मन नहीं भर रहा है। तो इसके लिए एक नया तरीका अपनाया गया। जो सरकारी संस्थान जनता के टैक्स के पैसे से बनाए गए हैं उन सरकारी संस्थानों से पैसा लिया गया है, यानी कि सीधे जनता से ना लेकर के उन
सरकारी कंपनियों से पैसा लिया जा रहा है जिसका निर्माण जनता की गाढ़ी कमाई पर टैक्स लगाकर सरकार ने किया है। यह मामला बड़ा गंभीर है, कायदे से समझिए। इसके बाद आपको श्वेता सिंह के साथ हुए कांड के बारे में बताएंगे। कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक फंड लेकर आए थे, नाम दिया था पीएम केयर्स फंड। नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा था मानो ये फंड जनता के भले के लिए बनाया गया है, मगर इससे जनता का कितना भला हुआ भी कि नहीं हुआ, ये बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है। खबर आई है कि साल 2019 से 22 के बीच विवादास्पद पीएम केयर्स फंड में लगभग 2913.6 करोड़ रुपया, मोटा मोटी 3000 करोड़ मानकर चलिए, 3000 करोड़, इतना पैसा सरकारी कंपनियों से इस पीएम केयर्स फंड में गया है। सरकारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इतना ही नहीं, कुछ ऐसी सरकार की कंपनियों से भी पैसा इन फंड में जमा किया गया है जिन कंपनियों को मोदी सरकार घाटे में बताकर बेचना चाहती थी। सोच कर देखिए, जो खुद नंग धड़ंग है, जो खुद भिखमंगा हो चुका है, क्या वो किसी को दान कर सकता है? मगर फलाने हैं तो सब कुछ मुमकिन है। क्या ये सवाल नहीं उठता कि जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उनके पास दान करने के लिए पैसा कहां से आ गया, और उन कंपनियों ने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई दान करने की? सोचने वाली बात यह है कि लगभग 5000 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा हुए, जिनका लगभग 60% हिस्सा इन सरकारी कंपनियों द्वारा दिया गया है, यानी कि वही 3000 करोड़ के आसपास। अब सोच कर देखिए, जो सरकारी कंपनियां इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से बनाई गई हैं, उनका पैसा उठाकर पीएम केयर्स फंड में जमा किया जाता है, लेकिन सरकार यह नहीं बताती है कि वो पैसा खर्च कहां किया। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। अब आप अपना हाथ उठाइए और कपार पे 2 बार पीटिए और खुद से पूछिए कि जिस पीएम केयर्स फंड में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा है, उस पीएम केयर्स फंड के बारे में जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, यानी जनता नहीं जान सकती कि उसका पैसा कहां खर्च हुआ है। ये कौन सी ईमानदारी है? भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कौन सी लड़ाई चल रही है, जहां नाले में खुद कूद कर दूसरों को गंदा बताने का प्रयास किया जा रहा है? कांग्रेस ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि सत्ता में आने के बाद वो इस पीएम केयर्स फंड का कैग से ऑडिट करवाएगी। अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार पीएम केयर्स फंड में यदि कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर हिसाब किताब का ब्यौरा क्यों नहीं देती है, और यदि गड़बड़ है तो फिर आने वाले वक्त में वो गड़बड़ी सामने आएगी, और जब सामने आएगी तो फिर महामानव के गोदी मीडिया द्वारा बनाए गए महान चरित्र का क्या होगा? वैसे बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं देते, और अदानी की कंपनी में हजारों करोड़ रुपया बेनामी कहां से आया उसका हिसाब भी नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के पैसे को पीएम केयर्स फंड के माध्यम से लेकर अदानी की कंपनियों में लगा दिया गया? हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बस जनता के सवाल रख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग इस तरह की बातें लिखते हैं, और यदि किसी को यह आरोप लगता है, अनर्गल आरोप लगता है जनता का, तो इस पर जवाब आना चाहिए, हिसाब किताब सामने आना चाहिए। इस फंड का नाम पीएम लिखा हुआ है, यानी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उसमें पैसा हमारे देश की जनता का है, तो फिर जनता को हिसाब देने में दिक्कत क्या है? एक बात और है, चूंकि सत्ता को यह मालूम है कि देश का जो गोदी मीडिया है वो सत्ता के जूते में हाँफ रहा है, वह तो सवाल करेगा नहीं, वो तो नहीं कहेगा कि पीएम केयर्स फंड का हिसाब दीजिए, क्योंकि उन्हें तो पैसा देकर भगवान गणेश और हनुमान जी का एड्रेस ढूंढने के लिए भेज दिया गया है। मगर हवाई वादों और बातों से जनता को बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आखिर कब तक लोग टीवी पर हिंदू मुस्लिम और चमत्कार देखकर भटकते रहेंगे? देश की ज्यादातर आबादी अब गोदी मीडिया की असलियत को समझने लगी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा सांसद और बाहुबली, जिनके ऊपर लगभग 40 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं, इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला पहलवानों ने मुकदमा दर्ज करने और सजा देने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस यानी कि भारत सरकार ने तब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसी बीच किसी तरह से इज्जत बचाने की खातिर गोदी मीडिया की महिला एंकर यानी कि ये मोहतरमा पहुंच गई पहलवानों के मामले पर रिपोर्टिंग करने, लेकिन वहां इनके साथ खेल हो गया। मैडम की शक्ल देखते ही लोगों ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, और नारेबाजी इतनी तेज होने लगी कि मैडम की आवाज गुम हो गई। इस दौरान मैडम की शक्ल देखने लायक थी। लोगों ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद बोल बोल के उन्हें यह एहसास कराने का प्रयास किया कि आप जो कर रही हैं उसका एहसास इस देश के लोगों को हो चुका है। यानी कि एक बार फिर से सरेआम देश की आम जनता ने गोदी मीडिया की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दी है। शायद यही वजह है कि गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर जनता के बीच जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो स्टूडियो में बैठकर जो कर रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं, दलाली है। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।